ठीक है, चलो जी करें रिवाइज कंपनीज एक्ट का डिविडेंड चैप्टर। ठीक है, आओ जरा करें रिवीजन स्टार्ट। हाँ जी, आओ जरा। ठीक है, कौन कौन से सेक्शंस कवर्ड है हमारे यहाँ पे डिविडेंड वाले चैप्टर में? 123 से 127 तक। और डेफिनेशन कहाँ पे गिवन थी? हाँ, 2 क्लॉज 35 में हमारी डेफिनेशन कवर्ड थी। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ डिविडेंड किया था कि बेस्ड ऑन टाइम, है ना, इंटेरियम और फाइनल डिविडेंड किया था बेस्ड ऑन नेचर, देन प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। ठीक है, देन 123 में क्या था बताना। हाँ, है ना, कि पैसा देना है, कितनी देर में देना है, किसको देना है, और नहीं दिया ना तो आपको कितने, एक वो टाइम लिमिट वहां पर सारी दे रखी है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट थी उसमें हमने की, बहुत सारी लिमिट्स थी, किससे रिलेटेड वहां पे बता रखी थी? रिजर्व से रिलेटेड। ठीक है, रिजर्व्स में से, है ना, कि अगर हम डिविडेंड पे आउट करें तो याद है कितनी कंडीशंस थी वो? हाँ, कितनी थी वो कंडीशंस? हाँ, तीन तीन कंडीशंस थी हमारी। ठीक है, इसमें हमने सोर्सेज पढ़े थे, किस किस में से हमने प्रॉफिट, मतलब जैसे करंट साल का प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट, है ना, फिर रिजर्व में भी कर सकते हैं। और अगर आपको रिजर्व में से पैसा बांटना है डिविडेंड का, तो आपको कंडीशन थी रेट तो मैक्सिमम पिछले 3 सालों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक 10% वाली लिमिट थी, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, कितना, 10% ऑफ पेड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और मिनिमम बैलेंस कितना रह जाना चाहिए आपका? 15। ठीक है, और आपको डिविडेंड पे करना है 30 दिन के अंदर अंदर जब डिक्लेयर हो गया, और डिपॉजिट करवाना है शेड्यूल बैंक में कितने दिनों के अंदर? 5 दिनों के अंदर। तो 5 दिन और 30 दिन वही में। फिर 124 में हमने किया था अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में क्या था कि पैसा कब तक पड़ा रहा और दिया नहीं वहां पर, बताना जरा। हाँ, 7 डेज वाली हमने लिमिट की थी कि 30 दिन के अंदर अंदर पे करना था, वो किया नहीं है, 7 दिन भी बीत गए, अब आपको अलग खाते में करना पड़ेगा। फिर एक हमने स्टेटमेंट की थी कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको डिटेल बना के देनी है। ठीक है, और आप अगर देरी करोगे ट्रांसफर करने में ये अकाउंट में, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, कितना? हाँ, कितना? 12%। दो रेट ऑफ इंटरेस्ट किए थे यहाँ पे, कौन कौन से थे? 12 और 18। 12 कौन सा था, 18 कौन सा था, बताना। 18 कौन सा? हाँ, पेनल्टी वाले सेक्शन, लास्ट सेक्शन में था, है ना, कि 30 दिन के अंदर पैसा ना दिया तो ब्याज समेत देना पड़ेगा 18%। 12% वाले कौन सा था ये? हाँ, यूडी अकाउंट में विद इन 7 डेज ना आपने पैसा जमा कराया अलग खाते में शेड्यूल बैंक में, तो आपको 12% ब्याज भी भरना पड़ेगा साथ में से। ये था। ठीक है, चलो। और फिर आगे जिसका है वो अप्लाई करेगा, उसके बाद कितने साल तक उसमें पैसा पड़ा रहा, उसे पे नहीं हुआ, 60 साल तक। अब कौन से खाते में जाएगा वो? एक नए खाते का जन्म हुआ था, आईपीएफ अकाउंट। ठीक है, 7 ईयर्स वाले शेयर्स भी ट्रांसफर कर देंगे, और हक है लोगों का मारने का, और पनिशमेंट रिलेटेड इसमें पड़ी थी। फिर 125 में क्या था हमारा? आईपीएफ, इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन में कौन कौन से पैसे इस खाते में डाल सकते हैं, कौन से पर्पस के लिए इस फंड में से पैसा यूटिलाइज किया जाएगा, ये किया था। फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे को इसमें से पैसे दे दो जिसके बनते हैं। और कुछ इसमें हमने प्रोविजंस पढ़ी थी, किससे रिलेटेड? आईपीएफ अथॉरिटी से रिलेटेड, कैग से रिलेटेड, ऑडिट रिपोर्ट, है ना, वो सारी चीजें की थी ना, कि बना के हमारे को पेश करनी है पार्लियामेंट के आगे। और आईपीएफ अथॉरिटी में एक मॉनिटरी, हमने मॉनिटरी क्वांटिटेटिव यहाँ पे की थी, लिमिट क्या थी हमारी? मैक्सिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं, ये किया था। देन हमने इधर क्या किया था 126 में? 126 में क्या था? हाँ हाँ, होल्ड पे रखने हैं। क्या चीज होल्ड पे रखने को बोली थी अभी? हाँ, शेयर होल्डर्स के ऊपर, अगर उन्होंने शेयर्स में, कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो फायदे मिले, क्या क्या फायदे, क्या क्या फायदा होता है किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने से, क्या मिलता है शेयर होल्डर्स को? चैप्टर का नेम क्या है? डिविडेंड है। और क्या फायदे मिलते हैं?
कोई अगर कंपनी ने स्कीम निकाल दी बोनस शेयर भी बांट दो, इनको राइट शेयर भी बांट दो ना, बोनस शेयर फ्री में, राइट शेयर क्या था, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाता। तो कहते ये जो हक है हम इसको पेंडिंग रख देंगे। पेंडिंग कब तक? क्या था इसमें अभी वाले में? बोलो जी क्या था इसमें? हाँ याद करो, याद करने की कोशिश करो क्या था इसमें। हाँ बोलो बोलो, ये होल्ड पे क्यों रखी थी चीजें हमने? याद करके बताओ। एग्जाम्पल भी किए थे आपने मॉड्यूल के वो दो। क्या था बताओ थोड़ा सोच के इसमें। क्यों होल्ड पे रख रहे थे बताओ एनीवन? ट्रांसफर। शेयर बेचे थे, ट्रांसफर किए थे। वेल डन। ठीक है, पर एंट्री नहीं की कंपनी ने। पुराने का नाम हटा के नए वाले जिसके अब नाम पे है अब शेयर, ठीक है, उसकी एंट्री नहीं की थी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ने। तो भाई हम भाई रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका नाम होगा उसी को हकदार है ना वो मिलने का फायदा, जो भी शेयर्स के ऊपर मिलेंगे। तो जब तक उसका नाम नहीं रजिस्टर होगा, ठीक है, तब तक हम उसको होल्ड पे डाल देते हैं। तब तक वो पैसा डिविडेंड का कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? उससे रिलेटेड यूडी अकाउंट में डाल दे। तब डालने की जरूरत नहीं यूडी अकाउंट में, अगर वहां पे शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दे दी कि आप इसको दे दो। ठीक है जी, ये किया था। देन 127 में क्या किया था हमने? पनिशमेंट थी, अगर 30 दिन के अंदर अंदर पैसा ना दिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको ब्याज देना पड़ेगा 18% का। एंड कुछ यहाँ पे एग्जेम्पशन भी थी, एंड निधि कंपनी से रिलेटेड इधर पर। ठीक है, तो करने को मैं नया चैप्टर भी आज शुरू कर सकती थी, पर ना आप सच में पढ़ नहीं रहे। थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। है मुझे कि एक बार रिवाइज कर लें अच्छे से। बार बार रिवाइज करेंगे ना, यहाँ पे भी घर पे भी चीजें पक्की होती जाएंगी, इजी होती जाएंगी हमारे को। ठीक है, ये देखो कितना टाइम लगा हमारे को। 5 मिनट। जो पहला पेज आपको बनवाती हूँ ना, स्ट्रक्चर जिसमें सारे सेक्शन होते हैं, 5 मिनट में अगर आपको प्रोविजन समझ आ जाती है ना, 5 मिनट का काम ही पूरे चैप्टर में। ठीक है, 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलो थोड़ा डिटेल्ड रिवीजन कर। आओ जरा। ठीक है, फर्स्ट पेज पे हमने क्या समझा था इधर? डिविडेंड का मतलब समझा था कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। वैसे एज पर कंपनी का क्या मतलब दिया कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटीरियम। ठीक है, फिर आगे हमने मतलब देखे थे। ठीक है, और डिविडेंड एक्चुअल में क्या है? शेयर होल्डर की वो कमाई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या वो पोर्शन प्रॉफिट का जो बांटा जाता है शेयर होल्डर। और टाइप्स ऑफ डिविडेंड किया था हमने, इंटेरियर डिविडेंड और ये जो फाइनल डिविडेंड में फर्क क्या था बताना। हाँ एजीएम से पहले, है ना, जो क्या कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करके डिक्लेयर कर दिया। पर जो एजीएम में डिसाइड करके डिक्लेयर किया जाता है that is called final। है ना, तो यहाँ पे डिक्लेयर्ड बाय इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये क्या किया जाता है, इधर डिसाइड और डिक्लेयर किया जाता है। और कब? एनी टाइम बिफोर होल्डिंग ऑफ एजीएम। ठीक है, या इसको एजीएम पे और क्या बोल सकते हैं हम? एक तो डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं और किताबें भी फाइनल होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होते हैं या अडॉप्ट होते हैं। ठीक है, ये किया था, या इसी को बोल देते हैं बिटवीन टू एजीएम्स। और कौन कौन से सोर्सेस से इसमें से पैसे पे किया जाता है ना? पीएनएल में पैसा पड़े, ठीक है, या प्रॉफिट जिस साल का आपका है उस साल के प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। या कौन से क्वार्टर तक का आप देखोगे यहाँ पर? हाँ, जब जिस दिन डेट ऑफ डिक्लेरेशन है उससे जस्ट पिछला प्रीसीडिंग क्वार्टर तक का प्रॉफिट देख सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट जनरेटेड फाइनेंशियल टिल क्वार्टर प्रीसीडिंग डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ये क्या था? फिर रिस्ट्रिक्शन क्या थी यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड की? इंटरिम डिविडेंड के केस में अगर लॉस है तो तब भी अगर हम बांटना चाहते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना बांट सकते हैं हम? पिछले 3 सालों का एवरेज, उससे ज्यादा नहीं हम बांट सकते। और इसी के नीचे समरी सी की थी हमने। ठीक है जी, और देखो आगे और क्या पॉइंट्स थे? क्या इंटेरिम में क्या फाइनल डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट कराना होता है हमें। ठीक है, और पे कब करना होता है? 30 दिन के अंदर अंदर। बाकी कहते हैं सिमिलर कुछ पॉइंट्स है जो फाइनल पे लगे हुए इंटेरिम पे भी लग जाएंगे। और किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है ये? ऑन द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ये किया हमने। देन फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड पे आ जाओ। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुझाव देती है, रेकमेंड करती है, पर फाइनल डिसाइडिंग पावर किसकी होती है?
मेंबर्स की होती है। मेंबर्स सेम टू सेम भी कर सकते हैं फाइनल, कम भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। नहीं, इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, इंक्रीज नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है जी, और यहाँ पर वही सेम फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के होते हैं, और ये रिवोक नहीं किया जा सकता हमारे। ठीक है, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, वापस नहीं ले सकते। ये किया हमने। आओ जरा आगे। ठीक है, देन हमने पिछला क्या किया था, टाइप्स ऑफ डिविडेंड बेस्ड ऑन टाइम ऑफ पेमेंट, एक दिन से पहले या बाद में या उस दिन पर आप दे रहे हो ना कुछ। फिर आगे के बेस्ड ऑन नेचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक है हमारा प्रेफरेंस शेयर, दूसरा था इक्विटी शेयर्स। नाम से ही पता चल रहा है ना, इजी नहीं लग रही अब आपको चीजें, है ना, जब समझ आ जाती चीजें इजी लगने लग जाती है। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलता है, प्रेफरेंस दी जाती है। किस चीज के ऊपर उनको प्रेफरेंस दी जाती है, डिविडेंड वगैरह के ऊपर उनको प्रेफरेंस दी जाती है। वो लाइन में पहले खड़े होते हैं इक्विटी शेयर, जितना पैसा उनका बनता है, चाहे उनका कैपिटल अमाउंट बनता है, ठीक है, जो भी शेयर कैपिटल अमाउंट है और उसके ऊपर डिविडेंड है, उनको पहले दिया जाता है और उनको फिक्स रेट पे मिलता है उनका डिविडेंड। ठीक है जी, और इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है कैसे, बताना जरा। हाँ, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, और इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका लॉस है नहीं दे पा रहे आप इकट्ठा करते रहते हो, जिसका प्रॉफिट हो जाएगा एक साथ आप रीपे कर दो। ठीक है जी, और इधर नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, भाई जिस साल प्रॉफिट है आपने उस साल दे दिया डिविडेंड, और अगर लॉस है आप उसमें इकट्ठा नहीं करोगे, वो चीज वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है जी, तो उसमें वो वहीं खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा वो हक शेयर होल्डर का डिविडेंड रिसीव करने। इक्विटी शेयर में क्या होता है, उनका कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, हक नहीं है। ठीक है जी, और इसमें रेट ऑफ डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसाइड करते हैं, ये बदल सकता है। जैसे प्रेफरेंस के केस में तो 10% है, जैसे सपोज एग्जाम्पल, वो चलता रहता है। ठीक है, और ये कैसे डिपेंड करता है, कंपनी की जो पॉलिसी है, जो भी उनके पास अवेलेबल फंड्स है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। और पहले पैसा किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस को। ठीक है, सिंपल। चलो आगे। फिर हम यहाँ पर हमने शुरू की थी प्रोविजन डिविडेंड, सेक्शन 123। ठीक है, सेक्शन 123। 123 में क्या बोला हुआ है यहाँ, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हमारे को डिविडेंड बांटने हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, वो चीज थी, ये मेन सेक्शन था 123 हमारा। क्या क्या सोर्सेज हैं, भाई इस साल का प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कौन से शेड्यूल में है, हाँ, क्या बात है। ठीक है, शेड्यूल नंबर 2, या पिछले सालों का प्रॉफिट, उसमें से भी आप डेप्रिसिएशन बांटोगे, या जो उसमें से बचा कुचा रह गया आपका, और आपका या क्रेडिट साइड हम बोलते हैं पीएनएल में जितना बैलेंस पड़ा है उसमें से दे सकते हो, या फ्री रिजर्व में से पड़ा है आपका पैसा। ठीक है, जिसकी हमने डेफिनेशन यहाँ पे की थी 2 क्लॉज 43 में, या करंट साल का प्रॉफिट या पिछले सालों का प्रॉफिट बचा हुआ, या दोनों मिला के आप यूज कर सकते हो डिविडेंड पार्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो ये पिछले साल का, ये इस साल का, पिछले साल या इस साल, या इधर दोनों का मिलाकर। ठीक है, और कहते हैं अगर सरकार ने कुछ अमाउंट आपको गारंटी किया देने के लिए, वो भी पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा पैसा यूज कर सकते हो आप डिविडेंड बांटने के लिए, करंट ईयर प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट, या दोनों मिलाकर, या सरकार ने कुछ भी। ठीक है, सिंपल। फिर फ्री रिजर्व का मतलब किया था हमें, फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो फ्रीली अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, आराम से उसमें से पैसा बांट सकते हो डिविडेंड के रूप में। अब कौन सी चीजों को यहाँ पर बोला हुआ था कि ये फ्री रिजर्व नहीं कहलाए जाए, ये कौन से थे, अनरियलाइज्ड गेन्स या नोशनल गेन्स। ठीक है जी, जो ऐसे अकाउंट फॉर कर रही है पर एक्चुअल में वो चीजें नहीं हुई, और एसेट से रिलेटेड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, वो कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होता है, वो उसी पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, फिक्स एसेट्स के, डिविडेंड के लिए नहीं यूज किया जाएगा। या आपको बताया था, जैसे यहाँ पे एसेट्स या लाइबिलिटीज आप क्या कर रहे हो, उनकी जो कैरिंग अमाउंट आ रही है बैलेंस शीट वगैरह में, आप उसको चेंज करना चाह रहे हो एज पर जो उनकी मार्केट वैल्यू, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी, अप एंड डाउन कुछ आ रहा होगा, तो आप एसेट्स के लिए या वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए यूज करो। ठीक है जी, फिर और हमने इधर क्या किया था, भाई डिविडेंड बांटने से पहले क्या क्या चीजें आपको एडजस्ट करनी है, ये देखो ये किया था हमने। करंट ईयर प्रॉफिट में से भाई पिछले सालों का कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किया आपने, वो बांट दो, और उसमें से क्या, डेप्रिसिएशन बांट दो, कोई रहती है देनी, अकाउंट फॉर करनी, वो जो उसमें से बैलेंस बच गया, अब क्या कर दो, डिविडेंड बांट दो उसमें से।
ठीक है जी। और जरूर ना ये कीवर्ड जैसे जो है ये अंडरलाइन करो, एक एक वर्ड पढ़ने का नहीं टाइम रहता आगे जाके। चाहे पेंसिल ले लो, चाहे एक कलर का कोई पेन उठा लो, ठीक है। कीवर्ड्स अंडरलाइन करते जाया करो, और दूसरे हाईलाइटर से फिर उसके ऊपर जो जो हमने अंडरलाइन किया उनमें से एक वर्ड होता है हाईलाइटर वाला, जैसे हमने ये गोला लगाया हो। ठीक है जी। जैसे सपोज एक बार मैं कर लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइटर ले लिया। ठीक है जी। अब जैसे इधर था मैंने अंडरलाइन भी किया है, पर इसमें से भी अंडरलाइन में से भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, एक आधे कीवर्ड्स होते हैं, बस वो कर लिए। देखो, देख रहे हो यहाँ पर अंडरलाइन किया जो जो इंपॉर्टेंट लगा, फिर इंपॉर्टेंट में से एक एक वर्ड मैंने हाईलाइट कर लिया, है ना, ताकि आगे जाके टाइम कम हो, बस वो हाईलाइटेड वाले कर ले। और आपको बताया था वो हरा रंग एक हाईलाइटर रख लो वो टाइम लिमिट्स के लिए। ठीक है। चलो। हाँ जी, कैपिटल प्रॉफिट्स कौन से थे, किससे रिलेटेड बनते हैं, कौन से प्रॉफिट थे, क्या बेचकर, शेयर डिबेंचर फिक्स्ड एसेट, वो सब वो कैपिटल प्रॉफिट्स है। ठीक है, तो ये भी नहीं हम यूज कर सकते। फिर डेप्रिसिएशन का मतलब देखा था हमने कि रिडक्शन इन वैल्यू फिक्स्ड एसेट, कुछ वेयर एंड टेयर हो गया टेक्नोलॉजी के कारण या कुछ भी यूसेज के कारण। ठीक है जी। और अब आप क्या करोगे, अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे डेप्रिसिएशन किताबों में, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़कर आएगा, ओवर स्टेटेड आएगा। ठीक है जी। और एसेट की वैल्यू भी क्या आएगी, बढ़कर आएगी, है ना। और अच्छा बताओ, क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व मैंडेटरी होता है, मर्जी है कंपनी डाले या ना डाले, डाले जितना मर्जी डाले, ये किया था हमने। ठीक है जी। आओ जरा आगे चले फिर हम। फिर हमने ये रिजर्व्स वाली कहानी शुरू की हुई थी। हमने कहा ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व मैंडेटरी नहीं है, पर अगर चाहे तो कंपनी डाल सकती है। ठीक है। और रिजर्व में से कब यूटिलाइज कर सकती है पैसा डिविडेंड मारने के लिए, अगर कंपनी के पास या तो प्रॉफिट है ही नहीं, या थोड़े बहुत है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है ना, ये देखो, या इनएडुकेट या एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, तो वो डिक्लेयर कर सकती है फ्री रिजर्व में से। पर कितना पैसा रिजर्व्स में से वो डिविडेंड के फॉर्म में बांट सकती है, ये थी कंडीशंस। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर कंडीशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी कंडीशंस, ये जितनी भी कंडीशंस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बताना, गवर्नमेंट, है ना। वो कौन सी वाली गवर्नमेंट कंपनी जिसका 100% कंट्रोल किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, उसके ऊपर नहीं अप्लाई होगी, बाकी सबके ऊपर अप्लाई होगी। अभी कंडीशंस कौन सी थी, पहली कंडीशन क्या थी, कितना रेट ऑफ डिविडेंड इंटरिम की तरह, पिछले 3 सालों का मैक्सिमम। ठीक है जी। और कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, हाँ, 10% ऑफ पेड शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। उसके बाद फिर हमने किया था भाई, जो आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो 10% पेड अप शेयर कैपिटल, अगर आपको ध्यान हो, ये किया था हमने, ये देखो। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देके समझाया था कि जितना आपने 10% ऑफ पेड शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, जैसे 1000 रुपए है, उसमें से आपको सबसे पहले लॉसेस सेट ऑफ करनी है, किया था ना हमने एक क्वेश्चन। फिर जो बचा उसको यूज करोगे आप। ठीक है, हमने वो किया था ना अभी, कि करंट ईयर प्रॉफिट में से क्या करना होगा, लेस लॉसेस डेप्रिसिएशन, उसके बाद फिर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें से यूज करो, ये रिजर्व में से यूज करो, फिर मिनिमम बैलेंस कितना रह जाना चाहिए, हाँ, कितना रह जाना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रह जाना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर। और ये अमाउंट कैसे निकाल लेंगे, हाँ, कितना अमाउंट रहता है, फ्री रिजर्व का जितना अमाउंट था। ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना था, जैसे हमारे एग्जाम्पल में लगा लो। ठीक है, 9500, इसमें से हमने यूज कितना कर लिया, सपोज 2000 कर लिया, 5000 कर लिया, कितना रिमेनिंग रह गया, 4। उसको कंपेयर करेंगे किससे, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, है ना। जैसे हमारे इधर एग्जाम्पल में क्या है, 9500, एंड सपोज इसमें से हमने डिविडेंड कितना पे कर दिया, 5000, ये कितना आ गया, 4500। ठीक है, तो ये 4500 को हम कंपेयर करेंगे किससे, 15% ऑफ पेड शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर ये 4500 कम से कम इतना है या उससे ज्यादा है, तो ये कंप्लाई हो रही है ये वाली कंडीशन। ठीक है जी। हाँ जी, समझ आया जी आपको, बोलो जी। ठीक है, चले आगे, चलो। हाँ जी, फिर बताओ, जमा कराना होता है इसको अलग से हमारे को कहाँ पे,
शेड्यूल्ड बैंक में 5 दिन के अंदर अंदर जब डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है जी, तो 5 डेज वाले को अलग हाईलाइटर यूज करो, बाकी कीवर्ड्स को अलग हाईलाइटर। एक पेन रख लो अलग कलर का, 2 हाईलाइटर रख लो। ठीक है जी, ये हो जाएगा। और किसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है? बोलो जी। डिपॉजिट हमने ना 2 एक्सेप्शन किए, गवर्नमेंट कंपनी वाली 100% वाली, कहाँ कहाँ पे? एक तो कंडीशंस थे, है ना, वो तो इमेज बन जाती है हमारे दिमाग में जहां से पढ़ रहे होते हो। एक वो कंडीशंस के ऊपर थी एक्सेप्शन, और एक यहाँ पर है डिपॉजिट के केस में। ठीक है जी, और यहाँ पर और क्या चीज दी हुई है? 100% गवर्नमेंट कंपनी जो है उसका कंट्रोल सरकार के पास है या कोई और सरकारी कंपनी के पास है। ये किया हमने। ठीक है जी, ये वाला हो गया हमारा। फिर हमने कहा कि ये जो डिविडेंड है किसको पे करना है हमने? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पे कर दो, या उसके ऑर्डर पे या डायरेक्शन पे, जिसको कह रहे हो उसको पे कर दो, या उसके बैंक वालों को पे कर दो। ठीक है जी, ये हो गया होम। और पे किसको करना है हमने? कैसे करना है? काइंड में कर सकते हैं? नहीं, काइंड में नहीं कर सकते, कैश में कर सकते हैं, नॉट इन काइंड। या चेक या डिविडेंड वारंट इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कर सकते हैं। डिविडेंड वारंट भी ना एक तरह से, चाहे आप उसको चेक बोल दो, या हम वो कहते हैं ना कि जैसे ये दिखा के कागज उसको पैसे मिल जाएंगे, एक डॉक्यूमेंट बोल दो, सर्टिफिकेट बोल दो, ये चेक की तरह ही ट्रीट कर लो। ये दिखा के उसको कैश मिल जाएगा, या वो अपने बैंक से निकलवा सकता है, मतलब कंपनी अकाउंट से वो लेस हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, डिविडेंड वारंट बोल दिया, जिसको दिखा के उसको डिविडेंड का पैसा मिल जाएगा। ठीक है जी। फिर इसको यहाँ पर क्या लिखा था? डिविडेंड वारंट 30 दिन के अंदर अंदर पोस्ट करना है, चाहे पहुंचे ना पहुंचे। इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आगे हमने क्या किया था? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व परमिटेड। ठीक है, इसका क्या मतलब था बताना जरा। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व परमिटेड मतलब डिविडेंड बांट रहे हैं हमने, कैश में, चेक में, इलेक्ट्रॉनिक में, डिविडेंड वारंटी के, पर उसी जगह हम शेयर इशू कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं उसको, शेयर्स में, शेयर कैपिटल में चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या वो अलाउड है? शेयर मतलब शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड देना है उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं? बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, या बोनस शेयर्स के ऊपर कुछ पैसे पुसे मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है। डिविडेंड की जगह आप डिविडेंड ही दोगे, उसकी जगह कोई और चीज नहीं दे सकते कि आपने बोनस शेयर दे दिए। ठीक है जी, ये किया। और निधि कंपनी के केस में क्या चीज हमने अलग सी की थी, बताना जरा, निधि कंपनी के केस में। हाँ, 30 दिन के अंदर अंदर वो बंदा कैश नहीं लेने आया अपने, तो यहाँ पर निधि कंपनी क्या कर देगी? हाँ जी, क्या कर देगी? उसके खाते में ट्रांसफर कर देगी, अगर वो उसने क्लेम ना किया 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी, फिर हमने यहाँ पे क्या किया था? प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कुछ यहाँ पर बैन लगा हुआ है कुछ कंपनीज के ऊपर कि आप डिविडेंड नहीं कर सकते डिक्लेयर। कौन सी कंपनीज के ऊपर बैन लगा हुआ बताना? हाँ, सेक्शन 8 कंपनीज, बिल्कुल ठीक बोला आप। वो तो कर ही नहीं सकती डिविडेंड पे, उसको जो भी प्रॉफिट है ऑब्जेक्ट्स में लगा। पहला वाला क्या था? हाँ, डिफॉल्ट। कौन सी डिफॉल्ट मतलब कौन सी गड़बड़ की है उन्होंने, कौन से सेक्शन में गड़बड़ की? ये दोनों सेक्शन किससे रिलेटेड थे? डिपॉजिट से रिलेटेड थे ये वाले हमारे दोनों सेक्शन। डिफॉल्टिंग कंपनी, ये जो डिपॉजिट से रिलेटेड थे दोनों सेक्शन। एक था पैसे एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है, दूसरा क्या था? है ना, कि कंपनी एक्सेप्ट कैसे करेगी, या अगर रीपे करना उसको वापस लौटाने हैं, तो वो कैसे करेगी, उससे रिलेटेड प्रोविजन। ये तो सेक्शन में आपने कुछ गड़बड़ की, तो भाई आप नहीं हो हकदार क्या करने के लिए डिविडेंड, जिसके बारे में डिटेल में डिपॉजिट काफी सारी प्रोविजन दे रखे। ठीक है, और इनको तो अपना प्रॉफिट्स किस में अप्लाई करना है? अपना ऑब्जेक्ट्स। आओ जरा। हाँ जी, अब यूडीए अकाउंट पे 124 कौन सा हमारा? यूडीए अकाउंट। ठीक है, अच्छा, यूडीए में कब करना होता है ट्रांसफर पैसा हमने? हाँ हाँ बिल्कुल। 30 दिन की लिमिट थी ना, 30 दिन तक हमारे को क्या करना है? फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन पैसा पे करना है। ठीक है, हमने वो नहीं किया।
ठीक है जी। अब आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा अलग खाते में शेड्यूल बैंक में आपको पैसे वो जमा कराने हो। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया इधर आपने, डिविडेंड डिक्लेयर बट रिमेनिंग अनपेड या अनक्लेम, या कंपनी ने नहीं पे किया या वो बंदा क्लेम नहीं करने आया और 30 डेज बीत चुके हैं, तो आपको शेड्यूल्ड बैंक में अलग खाते में पैसे ट्रांसफर करने होंगे कितनी देर के अंदर, विद इन 7 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको स्टेटमेंट बनानी है 90 दिन के अंदर अंदर। कौन सी थी ये स्टेटमेंट, किस चीज से रिलेटेबल थी ये, कौन सा नाम क्या शेयर होल्डर का, कितने शेयर थे, कितना पैसा था वो, कितनी डेट को, मतलब सारी चीजें आप उसमें बताओ, यूडीए से रिलेटेड, कि नाम एड्रेस और कितना पैसा उनका अनपेड है। वो डिटेल एक स्टेटमेंट से बना के आप 90 दिन के अंदर अंदर बनाओ विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ। ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट होगी वो कहाँ पे डालोगे, कंपनी की वेबसाइट पे आप अपलोड कर दोगे, या अगर जो भी सरकार की अप्रूव करेगी वेबसाइट उस पे डालो। कि अगर देरी की आपने 7 दिन से ज्यादा लगा दिए या अभी तक ट्रांसफर नहीं किए, तो आपके ऊपर कितना होगा, ब्याज देना पड़ेगा आपको। हाँ जी, यहाँ पे 12% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज भरना पड़ेगा जितना भी आप डिले करते जाओगे। ठीक है, और वो मेंबर्स के फायदे के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है जी, और पेमेंट फॉर यूडीए, जिस बंदे का वो पैसा है जो हकदार है वो अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को, मुझे पैसे मिल जाए, उसको मिल जाए। ठीक है, अब आगे चलो। अब यहाँ पे जन्म हुआ था आईपीएफ अकाउंट। कब हमने ट्रांसफर करना है आईपीएफ अकाउंट में पैसा, जब 7 साल तक पैसा पड़ा रहा यूडीए अकाउंट में, 7 साल बीत चुके हैं। ठीक है, अब आपको नया खाता खोलना पड़ेगा शेड्यूल बैंक में जिसका नाम है आईपीएफ, वहां पे पैसा जमा कराना हो, रिमेन्स अनपेड या अनक्लेम फॉर 7 years फ्रॉम डेट ऑफ सच ट्रांसफर, और साथ में जो उसके ऊपर जो ब्याज बनता है वो भी देना होगा। ठीक है जी, और कंपनी को क्या करना होगा, आईपीएफ से रिलेटेड कौन सारा देख रेख कर रहा है सारा कामकाज, आईपीएफ अथॉरिटी देखती है सारा कामकाज किससे रिलेटेड, आईपीएफ। तो कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी को एक स्टेटमेंट बना के आईपीएफ अथॉरिटी को देनी होगी। ठीक है, और बदले में आईपीएफ अथॉरिटी क्या देगी इनको, एक रिसीट इशू कर देगी, वो स्टेटमेंट देगी बना के डिटेल जो उसने ट्रांसफर किया आईपीएफ में, और बदले में एक वो रिसीट इशू कर देगी। ठीक है जी, देन आगे क्या बोला है, कहते हैं आईपीएफ अकाउंट में आपसे पैसा डिविडेंड का जमा करा दो, साथ में वो शेयर्स भी वहां पे आप ऐड ऑन कर दोगे जिसके ऊपर पैसा अभी पेंडिंग है। हाँ, किसी साल आपने पैसा दे दिया उस शेयर्स के ऊपर, तो वो शेयर्स में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है उस खाते में। ठीक है, देन लास्ट में हमने इधर क्या किया था, पनिशमेंट की थी। भाई अगर यहाँ पर आपने 124 की प्रोविजंस कंप्लाई ना किए तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को क्या होगा, यहाँ पर किस चीज की, इधर कौन सी थी इधर सजा मिल रही, पैसे भरने की सजा, है ना। तो यहाँ पे 1 लाख तक से लेके 10 लाख तक, मतलब 500 पर डे की मैक्सिमम लिमिट है यहाँ। जहाँ पे भी आपको पर डे बताई होगी ना कि इतना पर डे, तो उसकी भी मैक्सिमम लिमिट बताई होगी, ऐसे तो जितना मर्जी चलते जाए लाइफ में, तो मैक्सिमम लिमिट है। ऑफिसर जिसने गलती की है तो 25,000 से लेकर 100 रुपए पर डे तक, मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है, आगे चलो कहाँ पे, 125। 125 में किसका जन्म हो गया था, हाँ जी बोलो, किसका जन्म हो गया था, आईपीएफ का। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, पर नाम भी पता चले खाता किस पर्पज के लिए यूज हो। ठीक है जी, और ये सरकार ने बनाया हो, इसमें कौन कौन से पैसे जाएंगे, हाँ कौन कौन से पैसे जाएंगे, आगे समरी बनवाऊंगी ना उसमें और इजी वे में हम लिख लेंगे। ठीक है जी, कौन कौन सा पैसा जाता होता है जनरली बताना यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, यूडीए वाला चला जाता है, और हाँ सरकार ने कोई डोनेशन ग्रांट दिया है, और पिछले एक्ट में जो खाते थे वो इस एक्ट के अनुसार आप जो खाते खोल रहे हो उसमें ट्रांसफर कर दो, याद आया आपका, यूडीए अकाउंट को क्या बोलते थे वहां पर, जनरल रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, और कौन से पैसे थे जो 7 साल तक पे नहीं हुए थे, अब वो ट्रांसफर हो जाएंगे इधर, और कौन कौन से थे ये पैसे,
एप्लीकेशन मनी, डिपॉजिट, डिबेंचर, और क्या था देखो, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, देखो हमने क्या किया था, सरकार के द्वारा दी गई ग्रांट, डोनेशन, यूडी अकाउंट वाला पैसा। फिर पिछले एक्ट वाला, ये पिछले एक्ट वाला हो, ये सरकार से रिलेटेड हो गया हमारा। ठीक है, और ये जो हम सेक्शन 124 पढ़ा था, ये पिछला कंपनीज एक्ट। ठीक है जी, ये हो गया। और उसके बाद भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी आपने पैसे पूसे लगा रखे हैं उसके ऊपर इनकम आ रही हो तो वो भी डाल दो। उसके बाद क्या किया आपने देखो, उसके बाद ये पैसे थे जो 7 साल तक पड़े रहे, अभी तक नहीं आपने जमा करे। कौन से थे? डिपॉजिट्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, और कौन सा था लास्ट में जो नया किया था हमने, जो फ्रैक्शनल शेयर जो छुट-पुट से रह गए थे। ठीक है जी, तो ये आपने जिसके देने थे दिए नहीं, 7 साल बीत गए तो वो ट्रांसफर कर दो। ठीक है, फिर इधर और हमने क्या किया था, जहां पे आईपीएफ की बात होगी, और वहां पे किससे रिलेटेड बात हो रही होगी, आईपीएफ अथॉरिटी। आईपीएफ अथॉरिटी किसी भी रूप में कोई पैसा मिल रहा है उनको, है ना, शेयर से रिलेटेड मिल रहा है, शेयर्स मिल रही है, कोई फीस मिल रही है, किसी चार्जेस से रिलेटेड कुछ कुछ भी तरह के पैसे मिले ना आईपीएफ अथॉरिटी को, उनको अपने पर्सनल खाते में अपने पास ही रखने हैं। तो कहाँ पे जमा कराने होंगे उनको, आईपीएफ अकाउंट में जमा कराने। ठीक है, समझ आया, किसी भी फॉर्म में उनको पैसा मिल रहा है या शेयर मिल रहे हैं, ठीक है, उनको सारा वो पैसा आईपीएफ अकाउंट में डाल। अच्छा, फिर एक ये किया था हमने सेक्शन 38 वाला, ये हो गया आईपीएफ अथॉरिटी वाला। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, सेक्शन 38 वाला, याद है कौन सा था सेक्शन 38? डिसजॉर्जमेंट वाला, पर्सोनिफिकेशन, क्या था इसमें, डिसजॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी सीज फ्रॉम पर्सन कन्विक्टेड फॉर पर्सोनिश। हाँ, हमने क्या किया, किसी का नाम यूज करके, ठीक है, क्या करने की कोशिश की, सिक्योरिटीज वगैरह अपने उसके नाम पे खुद लेनी चाहिए। ठीक है जी, जिससे दूसरी पार्टी का नुकसान होता है। ठीक है, फिर दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचता है, वो कोर्ट केस करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, उससे वो सिक्योरिटीज वापस से सीज कर ली जाती है, वापस से ले ली जाती है। और जो कंपनसेशन होता है ना, कोर्ट क्या ऑर्डर देती है कि भाई इतना कंपनसेशन दो, अमाउंट, वो पैसा कहाँ पे होता है, ट्रांसफर अकाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी कि इधर ये डिसजॉर्जमेंट कहते हैं गिविंग अपॉन डिमांड या लीगल कंपल्शन। ठीक है, या फ्रॉडलेंटली यूज अनदर पर्सन्स नेम टू हार्म पर्सन और प्रॉपर्ली गेन बेनिफिट, किसी का नाम यूज करके उसको हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, अपना फायदा करना चाह रहे हैं। तो जब ये केस होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर हो गया, लीगली चीज इन्वॉल्व होगी ना, अब उसको वो चीज छोड़नी पड़ेगी, है ना, गिविंग अपॉन डिमांड या लीगल कंपल्शन, वो चीज सिक्योरिटी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी, आ गया हो जरा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था बताना, ऊपर इधर तो देख लियो कौन से पैसे आएंगे, इन। अब इधर किस पर्पज के लिए पैसे निकाल सकते हैं, जो इसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, इन्वेस्टर्स को पढ़ाने के लिए, उनको इंटरेस्ट उनका बचा के रखने के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए या अवेयर करने के लिए कुछ। ठीक है, या कौन सा पैसा रिफंड कर सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, एक तो डिविडेंड, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो जिसका है अगर वो मांगने आ गया, ठीक है, तो तब भी उसको दे सकते हैं, डिविडेंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, और देखो एप्लीकेशन मनी, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या पैसा, डिविडेंड, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स। ठीक है, और कौन सा है हमारा, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, ये डीए पढ़ा है ना आपने, टैक्स में क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, पढ़ोगे आप जिसने अभी नहीं किया, है ना, वो सैलरी वाला जो हेड है उसमें आप पढ़ोगे ना डीए। तो यहाँ पे डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, डिविडेंड, और हमारा क्या हो जाएगा इधर, एप्लीकेशन में। तो इस पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं फंड। और कौन से खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं, भाई लीगल केस वगैरह किया था, भाई केस करने के लिए तो खर्चे होते हैं ना, तो वो भी यूज कर सकते हो। और फिर वो जो कंपनसेशन ऑर्डर किया था कोर्ट ने, ठीक है, पार्टी ने कंपनी को दे दिया, कंपनी आगे किसको करेगी, जिसका बनता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ यहाँ पर क्या है, डिसजॉर्ज अमाउंट वन पर्सन सफर्ड। समझ आया आपको। ठीक है, और फिर भाई जिसका पैसा है वो क्लेम कर सकता है और अप्लाई कर सकता है अथॉरिटी को कि हमें उसमें से पैसे दिए जाए। ये किया था हमने। फिर आगे देखो इधर, भाई जहाँ पे आईपीएफ की बात बात हो रही होगी वहां पे आईपीएफ अथॉरिटी का भी रोल होता है, क्योंकि वो सारा काम का देखती है। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है बताना जरा,
सरकार नोटिफाई कर सकती है और बता देते हैं ये लोग बना सकते हैं आईपीएफ अथॉरिटी, ये लोग होंगे हिस्सा आईपीएफ अथॉरिटी। कौन कौन से? एक तो एमसीए का सेक्रेटरी को बोल दिया जाता है चेयरपर्सन, ठीक है जी। और कन्वीनर कौन होता है? जो बुलाता है, सबको इकट्ठा करता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और कहते हैं 6 और मेंबर हो सकते हैं, पर मैक्सिमम ये 7 तक, ठीक है, बढ़ा नहीं सकते आप। ठीक है, 6 मेंबर बट मैक्सिमम 7, ये किया था। और देखो, जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी? फंड का देख रेख करेगी, संभालेगी। दैट अथॉरिटी विल टेक केयर ऑफ द आईपीएफ फंड, ठीक है। और किताबें वगैरह, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह बनाएगी यहाँ पर, वो जैसे भी सीजी और कैग उनको बताए अथॉरिटी, ठीक है। सरकार की सहमति और सलाह के साथ चलना पड़ेगा इनको। और कैग, कैग क्या था? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकारी ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है, ये था। और अथॉरिटी के पास क्या पावर है यहाँ? भाई जो पैसा इकट्ठा होगा उस फंड में से वो पैसा यूटिलाइज भी कर सकते हो। किस पर्पज के लिए? हमने वो डीए देख लिया, और भी चीजें देखी थी, लीगल एक्सपेंसेस, डिसजॉर्ज अमाउंट का, है ना, रिफंड, या इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है जी, ये हो गया। और क्या था हमारा? ऑडिट। ऑडिट कौन करेगा ये खाते का? हाँ, कौन करेगा ये खाते का ऑडिट? कैग, ऑडिटेड बाय कैग, ठीक है। और वो ऑडिट करेगा खाते, और ऑडिटेड अकाउंट अपना साइन स्टैंप लगाएगा वहां पर, ठीक है। ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ ऑडिट रिपोर्ट ये सरकार के पास जाएगी, ठीक है। ऑडिट अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी। उसके बाद ये अथॉरिटी क्या करेगी? उनको भी तो कुछ करना होगा ना, डिटेल बनानी होगी। उसको क्या बोल देते हैं? एनुअल रिपोर्ट, जिसमें पूरे साल जो भी उसमें कामकाज हुआ, एक्टिविटीज हुई, है ना, जो ट्रांजेक्शन हुई, उसका सारा रिकॉर्ड होगा। और वो एनुअल रिपोर्ट भी किसके पास जाएगी? सरकार के पास, ठीक है जी। तो क्या क्या बनाते हैं? अकाउंट्स के ऊपर साइन स्टैम्प कर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिटेड अकाउंट, साथ में ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा ऑडिटर, ठीक है। आपने अभी की करना है ना ऑडिट वाला सब्जेक्ट, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ोगे इन डिटेल, ठीक है। सीएस क्या करते हैं? उनको रिपोर्ट बनानी होती है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में यही तो सीखनी है हमने सारी चीजें, इसलिए सबने रेगुलर करनी है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, ठीक है। एक लाइन में बहुत कॉमन बोलती होती है सब क्लासेस में, डम्मी करोगे तो डम बन जाओगे, ठीक है। डम्मी का क्या मतलब होता है? हाँ, हाँ, मतलब जैसे हमारे ताए चाचे मामे वो है प्रैक्टिस में, हमने उनके अंडर सीट ले ली, पर जाते हैं नहीं, हम बस पढ़ रहे हैं। देखो 24 घंटे आप पढ़ भी नहीं सकते, रेगुलर करना है। ये जो चीजें कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, उसको प्रैक्टिकली करके देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि सीए एक्चुअल में काम और क्या करते हैं। तभी आप आगे डिसाइड करोगे आगे और क्या करना है। तो बहुत जरूरी होती है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, ठीक है, रेगुलर करनी है। जहां हमें तो रेगुलर करनी होती है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, ठीक है। फिर ये दोनों एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट हम पार्लियामेंट के आगे भी पेश करेंगे, रखी जाएगी। और आओ जी जरा, फिर हम आए थे कौन सा वाला? 126, ठीक है। 126 में क्या किया था? जो जो फायदे मिलते शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में, राइट शेयर, बोनस शेयर, है ना, राइट शेयर मतलब डिस्काउंटेड प्राइस, तो भाई वो चीजें होल्ड पे रखनी है कब? भाई आपने किसी को सेल किया, ट्रांसफर किया है शेयर्स, ठीक है जी, पर वो जो है ना, आपने वो जो डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर डीड या सेल डीड बोलते हैं। आपने कंपनी को तो भेज दिया, है ना। अच्छा, हमने किया भी था कि कंपनी को क्यों भेजना होता है हमने डॉक्यूमेंट, कि हमने बेच दिया अपने शेयर किसी और को? हाँ, ताकि जो उसके ऊपर जो फायदे मिलने हैं, अब किसको मिले? डिविडेंड के फॉर्म में, या जो स्कीम निकलती है बोनस शेयर बांटने की, राइट से, तो किसको मिले? कंपनी को बताओगे तभी कंपनी अपने रिकॉर्ड में अपडेट करेगी। कहाँ पे अपडेट करती है वो? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपडेशन कर देती है, ठीक है। पर अगर कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया, हाँ जी, आ जाइए, ठीक है, पर कंपनी ने अब तक क्या नहीं किया? रजिस्टर नहीं किया, ठीक है। तो तब तक हम क्या करें? उसके ऊपर जो फायदा है, डिविडेंड है, कहाँ पे ट्रांसफर करें? बताओ सर, किधर करना है ट्रांसफर तब तक? ये देखो, तब तक डिविडेंड आप क्या करो? ट्रांसफर यूडीए में डालो। जब तक ये जो ट्रांसफर डीड थी, आपने कंपनी को तो भेज दी, पर कंपनी ने रजिस्टर नहीं की, उसके ऊपर जो फायदा है, जो कि डिविडेंड है, आप क्या करो? यूडीए अकाउंट में तब तक डाल दो, ठीक है जी। और कहते हैं कब डालने की जरूरत नहीं है? डिविडेंड नॉट टू बी ट्रांसफर टू यूडीए, कब जरूरत नहीं है डालने की? अगर वो शेयर होल्डर क्या बोल दे, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जो था, वो कंपनी को बोल दे रिटर्न में कि आप प्लीज इसको पे कर, पे डिविडेंड टू ट्रांसफर,
ठीक है, अगर वो रिटर्न में बता दे, बोल दे कंपनी कि हाँ भाई इसको कर दो, तब कंपनी कर देगी, तब यूडीए खाते मिलता है। और कहते हैं जो उसके ऊपर और जो फायदे थे, बोनस शेयर, राइट शेयर, ठीक है, वो पेंडिंग रहेगी। आपको पता चला 3 फायदे की बात हो रही है, डिविडेंड, बोनस शेयर, राइट शेयर। डिविडेंड तो कहते हैं जब तक रजिस्टर नहीं होता नए बंदे का नाम, यूडीए में डाल दो, पर तब नहीं डालेंगे जो अगर बंदे ने रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दिए किसको पे करने। पर जो दूसरे फायदे बोनस शेयर, राइट शेयर, उसको होल्ड पे रखो जब तक बंदे का नाम नहीं चढ़ता, रजिस्टर नहीं होता। हाँ जी, समझ आया जी इधर? ठीक है। अब हमारा इधर कौन सा है? 127, उसके बाद हमारे कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस। 127 कौन सा था लास्ट सेक्शन भाई? पनिशमेंट। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने डिविडेंड ना पे किया तो आपको सजा मिलेगी। तो यहाँ पर अब यही लिखा हुआ है। कहते कि कौन सी सजा? कहते कि एक तो डिविडेंड नहीं पे किया, डिविडेंड वारंट आपने पे पोस्ट नहीं किया बंदे के घर 30 दिन के अंदर अंदर, है ना, तो आपको क्या होगा? इधर पनिशमेंट होगी। और डिविडेंड वारंट वाला हमने ये चीज पहले भी की थी, आपने भेज दिया, पोस्ट कर दिया 30 दिन के अंदर अंदर, अब जो सामने वाले के पास फोन से ना पहुंची, ये हमारी कंपनी की एडिट नहीं है, यू कैन नॉट ब्लेम द कंपनी फॉर दिस। ठीक है जी? हाँ जी, और उस केस में कोई पनिशमेंट नहीं होगी। पर अगर 30 दिन से ज्यादा बीत गए तब आप पोस्ट करो, तब क्या कंपनी के ऊपर ब्लेम आएगा? बोलो, तब आएगा कंपनी के ऊपर ब्लेम? बोलो। हाँ ना, दो जवाब आए, और बाकी इधर 30 डेज बीत गए डिक्लेरेशन के, उसके बाद आप पोस्ट करो डिविडेंड वारंट। तो कुछ गुनाह किए कंपनी ने? हाँ या ना? बिल्कुल किए। बड़े कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार आ रखी है इसके ऊपर। ठीक है, और पनिशमेंट क्या है देखो यहाँ पर, कंपनी को 18% ब्याज भरना पड़ेगा अगर देरी कर दी पे करने के लिए। और भाई यहाँ ये कंपनी के लिए, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनको मिनिमम 1000 पर डे एंड इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 2 साल की उनको ये सजा मिलेगी। ठीक है, कितना दे रखा है? 1000 पर डे एंड मिनिमम कितना? 1000 पर डे, और मैक्सिमम कितनी? 2 साल की कैद। अच्छा, इसमें एग्जेम्पशंस थी, कौन से केस में पनिशमेंट नहीं लगेगी कंपनी के ऊपर, बताना जरा। भाई उस दौरान लॉ ऐसा आ गया था कि इम्पॉसिबल हो गया था कंपनी के लिए पे करना, और शेयर होल्डर को, हाँ बिल्कुल, शेयर होल्डर ने बोला कि मुझे भी इस तरह पे कर देना, पर कंपनी के लिए मुश्किल है वो पे करना उस तरीके से एज पर डायरेक्शन ऑफ शेयर होल्डर, और वो कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया शेयर होल्डर कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और क्या था? डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े, पता ही नहीं किसको पे करे, कंपनी कहाँ से कर देते। या फिर आपने क्या कर दिया, सही तरीके से लॉफुली एडजस्ट कर दिया पैसा। याद है वो नेट ऑफ करने वाली चीज हमने की थी? ठीक है, अमाउंट देना था उससे लेना था, नेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर क्या था यहाँ पर लास्ट में? जब कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी की नहीं गलती थी, ठीक है, डिविडेंड ना पे कर पाने की या डिविडेंड वारंट पोस्ट करनी, जब कंपनी के कारण नहीं, ये चीज गलती के कारण नहीं है उसको, तो कंपनी को क्यों पनिशमेंट सजा मिली? ठीक है, ये चीजें की। और फिर हमने कहा था इसमें निधि कंपनी से रिलेटेड कुछ किया था हमने, क्या था इसमें? भाई अगर डिविडेंड आपको कितना पे करना है, 100 रुपये, उससे कम पे करना है, तो बस आप क्या करो, एक लोकल अखबार में छपवा दो, और 3 महीने कम से कम अपने नोटिस बोर्ड पे डाल दो कि आप डिविडेंड बांटने लगे हो, डिक्लेयर करके इतना बांटने लगे हो, ये चीज। ठीक है, देन लास्ट में हमने कुछ क्या किए थे? मिसलेनियस प्रोविजंस किए थे, जिसमें क्या किया था? रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड। वैसे तो एक बार ये डिक्लेयर होगी, आप नहीं कर सकते हो उसको, क्या वापस नहीं ले सकते या कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है जी, इट कैन नॉट बी रिवोक। पर कुछ हमने यहाँ पे एक्सेप्शंस किए थे। अगर डिविडेंड जो आपने डिक्लेयर किया वो क्या है? अल्ट्रा वायस। क्या है ये? अल्ट्रा वायस क्या था? बियॉन्ड द अथॉरिटी या बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, मतलब कंपनी के पास इतने है ही नहीं प्रॉफिट, तब भी उसने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, वो हालत ही नहीं कंपनी की डिक्लेयर करने की, ना उसके पास रिजर्व है ना प्रॉफिट है, तो वो नहीं करना चाहिए डिक्लेयर पे। ठीक है, या आप अगर इलीगल तरीके से डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब आप वो करने के वो लायक ही नहीं हो, तब भी आप कर रहे हो, तो भाई वो फिर रिवोक किया जा सकता है उस केस में।
ठीक है जी। और उस केस में अगर आपने किया तो डायरेक्टर्स ही पर्सनल लायबल होते हैं, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है। और कौन से केस में, दूसरा कौन सा था, कंपनी सीजेस टू बी गोइंग कंसर्न। ठीक है। तभी काम धंधा चलाते हैं कि वो चलता जाएगा। अब वो चीज रही नहीं, बंद होने के कगार पे या बंद होगी, तो भाई अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है पहले ही, आपका तो बंद हो गया सब कुछ, दुकान बंद होगी आप, तो अब क्या करोगे, है ही नहीं सब कुछ देने के लिए, तो वो वापस ले सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। फिर एक इधर हमने किया था पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। ये उसी की तरह है सिमिलर, जैसे हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स किया था। ठीक है, बोनस ने डिविडेंड की जगह बोनस बांट दिया। ठीक है, मतलब आप कैपिटल के पैसे में से नहीं आप बांट सकते डिविडेंड, प्रॉफिट्स में से। और जो सोर्सेज नहीं किए थे हमने, क्या थे सोर्सेज बताना, सोर्सेज फॉर पेइंग डिविडेंड, करंट ईयर, पिछले साल का प्रॉफिट, या दोनों मिलके, या सरकार ने कुछ गारंटी मांगी, ये चीज। ठीक है, ये किया था। अगर आप फिर भी कर रहे हो तो डायरेक्टर पर्सनली लायबल होंगे। और डायरेक्टर कब मांग सकते हैं मेंबर से कंपनसेशन का पैसा, अगर उन मेंबर्स को पता था कि ये पैसा किस में से दिया जा रहा है डिविडेंड का, कैपिटल में से, तो डायरेक्टर उनसे रिकवर कर सकते। ठीक है। और कब डायरेक्टर्स की लायबिलिटी नहीं होगी, अगर उन्होंने क्या कर दिया, अपनी गलती सुधार दी, जो पहले कैपिटल में से दिया था आगे वो एडजस्ट कर दिया, प्रॉफिट में से उसको कर दिया पे। फिर यहाँ पे हमने कुछ मिसलेनियस इधर कुछ सी डेफिनेशन देखी थी, 2 क्लॉज 79 में शेड्यूल, मतलब जो एक्ट के साथ हमारा अटैच्ड होते हैं, क्या शेड्यूल, जैसे शेड्यूल 7 शेड्यूल है हमारे कंपनीज एक्ट, आपको बेयर एक्ट में दिखाए थे ना वो चीज। फिर शेड्यूल बैंक, इसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है हमारी, 2 क्लॉज 80 में, जिसमें दिया हुआ है कि आप रेफर क्या कर लो, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 2 क्लॉज ई कर। देन लास्ट में इधर हमने क्या किया था, डिफरेंस किया था इंटरिम और फाइनल डिविडेंड। ठीक है, ये कब होता है, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। ये कब होता है, जब फाइनलाइजेशन हो रही होती है एजीएम वाली। ठीक है, और ये कौन डिक्लेयर करता है, अनाउंस करता है बीओडी, और इधर रिकमेंड किया जाता है बोर्ड के द्वारा, और शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं। ये कब किया जाता है डिक्लेयर, बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, और इधर आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ एओए, फाइनल डिविडेंड तो एक नॉर्मल चीज है ना, सबके लिए है, तो यहाँ पे वो जरूरत नहीं है अलग से। पर इधर तो भाई जरूरत है, इसमें परमिशन की जरूरत है, अगर उसमें लिखा होगा तभी डायरेक्ट पेमेंट दे सकते हो। नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चाहे लिखी हो ना लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये स्पेशल चीज है। ठीक है, और रेवोकेशन, वैसे तो देखो बच्चों, हम नहीं कर सकते रिवोक, वेदर इट इज इंटरिम और फाइनल, हम नहीं कर सकते। डिक्लेयर कर दिया, जैसे वो रिजल्ट वाला आपको बताया था ना, डिक्लेयर कर दिया, कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है जी। और हमने कुछ एक्सेप्शन भी देख लिए थे, कौन से वाले देखा था हमने, अल्ट्रा वाइज वाला, की हालत ही नहीं, अगर इलीगली तरीके से फिर भी कर रहे हो, ठीक है, तब आपको फिर वो कैंसिल करने का हक है। ठीक है, और फिर डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे, या वो गोइंग कंसर्न वाला। हाँ जी बच्चों जी, समझ आया आपको, बोलो जी बोलो। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्टर वाला चैप्टर, है ना। और ये मतलब सारा करने के बाद अपना वो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है ना फर्स्ट पेज, उस पे आके फिर से नजर मार सकते हो, ये भी समरी टाइप बन जाती है हमारा। फटाफट से सेक्शन का नाम पढ़ा, अच्छा इसमें ये था। ठीक है, आया समझ सबको। ठीक है, एक बार मैं स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग।